जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश यानी कि राजस्व विकास को कंप्लीट कर रहे थे। ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। तो पूरा अच्छे से आपको वीडियो देखना है। इसका नोट्स आप लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। तो अभी हम लोग पूरा अच्छे से इसका वीडियो देखते हैं। नोट्स के लिए आपको जानकारी दे देंगे। आप चाहो तो इसका नोट्स बना लेना, वरना पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिलेबस है पूरा ग्रामीण परिवेश का, जो 5 नंबरों का लेखपाल में पूछा जाएगा। ये पूरा ऑफिशियली सिलेबस है। ये क्लासें हम अपलोड कर चुके हैं। ये आज की क्लास है ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। तो देखिए, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा योजनाएं हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो योजनाएं हैं इस चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में, एक सेगमेंट में, ग्रामीण परिवेश में सबसे ज़्यादा तो योजनाएं हैं। योजनाओं से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद जो ग्रामीण विकास की जो भूमि सुधार है, इससे आपसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आएगा जरूर। चलिए देखिए, तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की शुरुआत करते हैं, जैसे हर एक वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि भूमि सुधार क्या होता है। तो भूमि सुधार का मुख्य लक्ष्य कृषि संबंधों में सुधार करना और जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना है, ताकि जोतने वाली भूमि का अधिकार उन्हें मिल सके। उद्देश्य इसका क्या होता है कि जो मध्यस्थ करते हैं उनके बिचौलियों का अंत किया जाए। फिर है काश्तकारी में सुधार किया जाए, जोतों की सीमा निर्धारण, ताकि भूमिहीन श्रमिकों को जमीन या भूमि मिल सके। चकबंदी द्वारा बिखरी हुई जमीनों को एक जगह पे उनको दिया जाए। तो आपने सीधी बात समझी कि भूमि सुधार क्या है, आपने उसकी डेफिनेशन समझी, थोड़ा सा आपने समझा कि अगर भूमि सुधार के कानून बनाए गए तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स था, क्या उद्देश्य था, क्या उनका गोल रहा है। आपने बेसिक ये समझ लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश काल में भूमि सुधार जो पद्धति थी वो किस तरीके से चलती थी। तो देखिए, उस समय 3 व्यवस्थाएं थीं जो भूमि सुधार को लेकर के। एक थी स्थायी बंदोबस्त, इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त। दूसरी थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीसरी थी महलवाड़ी बंदोबस्त। यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था और महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, ये थी। अब देखो, इनसे क्वेश्चन आपका इतिहास में भी पूछता है और आपका ग्रामीण परिवेश से भी पूछता है। तो आपको इसमें याद क्या करना है, जितना चार्ट दिया है इसको तो आपको इसमें एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। इससे सीधा क्वेश्चन पूछता है। देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त था इसकी शुरुआत 1793 में हुई। इसकी शुरुआत करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जमींदारी इसका क्या होता था, भूमि का स्वामी माना जाता था, जो जमींदार होते थे उस समय, ठीक है। बंदोबस्त का स्वरूप क्या था, स्थायी था। लगभग 19% भूभाग पे यह विस्तृत था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्रों में यह प्रणाली या व्यवस्था को लागू किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं रैयतवाड़ी। इसकी शुरुआत करी गई थी सन 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम। फिर मद्रास में इसको सन 1820 में लागू किया गया था। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो मद्रास में किया गया। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करा गया था। जबकि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, और रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। इसमें क्या था कि स्थायी बंदोबस्त में आपने देखा कि जमींदार मुखिया होते थे, लेकिन रैयतवाड़ी में किसानों को मुखिया माना जाता था, जो भूमि का स्वामी होता था, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त अस्थायी था, जबकि और रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, अस्थायी था। क्या था, अस्थायी था। ये लगभग 51% भूभाग पे लागू थी। कितने, 51। सर्वाधिक भारत की जितनी भूमि थी, संपूर्ण भूमि के 51% भाग पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त सिर्फ 19% पे लागू थी। यह किन राज्यों, किन क्षेत्रों पे थी, तो मद्रास, बंबई एवं संपूर्ण जो दक्कन का क्षेत्र है वहाँ पे ये लागू थी। उसी फॉर्म पे हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था को भी देखते हैं। 1819 में इसको चालू किया गया, 1822 में से कानूनी रूप दिया गया। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू किया गया था।
इसमें जो मुखिया होता था, तो जो महाल यानी महाल का मतलब ये गांव, गांव के मुखिया को ही भू राजस्व का इसका मुखिया बना दिया गया था। ठीक है, ये भी अस्थायी व्यवस्था थी। ये 30% भूभाग पे लागू थी। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में कौन सी भूमि सुधार व्यवस्था को लागू किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन निकल के आएगा कि उत्तर प्रदेश में, वो भी गंगा दोआब का जो क्षेत्र था, उसमें महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये तीनों में आपने डिफरेंस समझा कि सबसे पहले जो आपने देखा कि जो स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इसके जनक जो थे कार्नवालिस थे, इसके थॉमस मुनरो थे, इसके हॉल्ट मैकेंजी थी। यह 19% भूभाग पे लागू थी, या 51% भूभाग पे, या 30% भूभाग पे लागू थी। इसका जो मुखिया था स्थायी बंदोबस्त का, वो जमींदार थे, इसके किसान थे, और इसका जो गांव का मुखिया होता है, जैसे आज प्रधान होता है उसी तरीके से उस समय गांव के मुखिया होते थे, तो वो इसके ये प्रधान के रूप में काम करते थे। ठीक है, उनको अधिकार था। और इसके क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक राज्यों में इसका विस्तार था, इसका मद्रास, मुंबई और दक्कन में। और जबकि महलवाड़ी व्यवस्था का उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत और पंजाब वाले क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था थी। आई होप ये चीज़ें आपने जिस तरीके से डिफरेंस से बताई हैं, इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये कि अब जब स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति थी भूमि सुधार को लेकर के, अब यहाँ पे कुछ कानून बनने चालू हो गए। क्या हुआ कि कृषकों को वर्गीकृत किया गया कि जिससे भूमिधर किसको कहा गया, क्योंकि अब भारत में कानून इससे रिलेटेड बनने लगे थे। तो भूमिधर, अभी कानून भी बताएंगे, तो भूमिधर होता था जो पूर्ण भूमि का स्वामी होता था। सीरदार आंशिक अधिकार वाले को कहा जाता था। आसामी स्थायी या अस्थायी किराएदार होते थे। ग्राम समाज, अब तक यानी ग्राम सभा की जो स्थापना, सार्वजनिक भूमि यानी चारागाह, जो बंजर तालाब आदि का प्रबंधन उनको सौंपा जाता था। भूमि प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया था, जो स्थानीय स्तर पर भूमि विवाद निपटारा और निरीक्षण हेतु बनाई गई थी। हमने इसलिए ये लिखे हुए हैं शब्दावलियाँ। आपसे पूछ ले सीरदार क्या होता था उस टाइम पे, तो आप क्या जवाब दोगे कि आंशिक अधिकार को अधिकार वाले होते थे, जिनको सीरदार कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखो ये कानून बन गए। हमने आपको बताया कि ये कानून लागू हो गए थे। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रमुख भूमि सुधार अधिनियम, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ने की अच्छे से ज़रूरत है। देखो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है, बस आप लोग अच्छे से मन लगा करके इसको कवर कर लेना। ठीक है, जैसे पहला था कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। फिर आया उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। फिर आया उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिनियम 1960। तीन कानून, तीनों इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन बनता है। कैसे आपको पढ़ना है, हमने तीनों कानून एक जगह पे लिख दिए हैं इसीलिए। अब देखो इसको लागू किया गया था। जो पहला कानून था 1950 में जो लागू हुआ, ये पहला कानून था, और इस कानून में क्या व्यवस्था थी वो हमको देखनी है। ठीक है, इसको लागू 1 जुलाई 1952 में किया गया था। अधिकतम 1950 में पारित हुआ और लागू 1952 में हो गया था। पारित 1950 में किया गया था इसको। ठीक है, अब क्या है उद्देश्य इसका था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और किसानों को जमीन का मालिकाना हक देना था। ये व्यवस्था आज़ादी के बाद लागू कर दी गई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद भारत सरकार ने भी भूमि को लेकर के कानून बनाए और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इससे रिलेटेड कानून बनाए। उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार 3 कानून आए देखने को मिले। उन 3 कानूनों में पहला कानून था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, जिसकी जो बात थी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और किसानों को जमीन का मालिकाना हक देना इनका मुख्य उद्देश्य था। प्रावधान में बात करते हैं कि जमींदारी प्रथा का अंत यानी सभी जमींदारों के अधिकार एवं राज्य सरकार में निहित हुए। मुआवजे का प्रावधान हो गया। किसानों को मालिक बनाना इसमें चालू कर दिया गया। तो ये कानून कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 1952 में। अधिनियम कब आया, 1950 में। मुख्य बात आपने याद करी। बस एक बात यहाँ पे और याद कर लेनी है कि इसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करके मालिकाना हक किसानों को देना था। अगला था उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। अब ये 50 वाला आपने पढ़ा, 53 वाला भी देखते हैं। इसमें क्या था, 8 मार्च 1954 को इसे लागू किया गया।
इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि किसानों को बिखरी हुई जोतें, ये जो ज़मीन आपने देखा होगा कि 2 बीघा यहाँ है, 4 बीघा 6 किलोमीटर दूर है, फिर 10 बीघा उधर है, इधर इधर की जो ज़मीन पड़ी रहती थी, उनको क्या किया, एक जगह समेकित करने का प्रावधान जो लाया गया वो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत लाया गया। अब इसके भी कुछ प्रावधान थे कि चकबंदी अधिसूचना, यानी सरकार किसी भी क्षेत्र में चकबंदी शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती थी। ठीक है, रिकॉर्ड की जांच और उसका मूल्यांकन भी सरकार अपने स्तर पे चकबंदी लेखपालों के तहत करवाया करती थी। अब तीसरा जो कानून था इसी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश सरकार का, वो कौन सा कानून था, तो वो कानून था उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिनियम 1960, जो भूमि जोत और सीमा अधिनियम से रिलेटेड था। अब ये कानून 1960 में लागू हो जाता है। संशोधन समय समय पर हुए थे, विशेषकर 1972 में इसमें एक संशोधन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि भूमि पर अधिकार के केंद्रीकरण को रोकना और भूमिहीन को जमीन प्रदान करना। देखो, पहले का उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, किसान को मालिकाना हक दिया जाए। दूसरे का उद्देश्य था कि किसानों को बिखरी हुई जमीन को एक जगह समेकित करके उसको दी जाए। तीसरे का उद्देश्य था कि जिनके पास जमीन नहीं है उन किसानों को जमीन दी जाए। बात तीनों में आपने अंतर समझा, जैसे ऊपर हमने रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त को समझाया, उसी तरीके से ये 3 कानूनों को आपने समझा। अब क्या था, इसके भी प्रावधान थे कि भूमि सीमा निर्धारित करना और अधिशेष भूमि अधिग्रहण। ये आपने कानून अच्छे से समझ लिए, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं वरना PDF हम देंगे। हाँ, ये पूरा बैच से रिलेटेड जानकारी है, तो ये देख लीजिए। अभी बिल्कुल ऑफर में चीज़ें चालू करी गई हैं, तो आप लोग ये पूरा कंप्लीट है, इसमें इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। 80 नंबर की तैयारी हम करवा रहे हैं, 10 नंबर की DI और 10 नंबर की हिंदी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टोटल 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर हम करवा रहे हैं। यूपी स्पेशल कंप्लीट है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन कंप्लीट है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्लीट है। और जब ये आप चौथी बुक जब देखते हो तो इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाता है, पॉलिटी मिल जाता है, जियोग्राफी मिल जाता है, इकोनॉमी मिल जाता है, ग्रामीण परिवेश मिल जाता है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस सामान्य विज्ञान ये मिल जाता है। तो पूरा जितना ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सारा डाटा कंप्लीट है, PDF कंप्लीट है। आप चाहो तो ऑफर है, अभी आप ज्वाइन कर लो, इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको GS रिव्यू का ऑफिशियल एप्लीकेशन दिया गया है। जैसे ही आप पेड कोर्स में जाओगे वहाँ पे देखोगे डिटेल लिखी हुई है, तो आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पे सिर्फ आप व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, आपको डिटेल सेंड कर देगी टीम, आप निश्चिंत रहिएगा, कोई ना कोई मेंबर आपको रिप्लाई करेगा, आपको मैसेज का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट डाटा है, आप प्रिंट आउट करा सकते हो। एप्लीकेशन पे कोई क्लास नहीं चलती, एप्लीकेशन पे सिर्फ आपको PDF मिलेगी, सिर्फ PDF मिलेगी। ठीक है, और क्लासें वगैरह सिर्फ यूट्यूब पे होती हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। वरना अब समय अगर कम है तो आप लोग आराम से PDF को ले करके प्रिंट करा करके अच्छे से रिवीजन करिए और खूब टेस्ट वगैरह, MCQ, PYQ वगैरह हल करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो भू अभिलेख और प्रक्रियाएं थी वो कैसे हुआ करती थी। जैसे आपने सुना होगा खसरा एक वर्ड आता है, एक आता है खतौनी, एक आता है दाखिल खारिज, फिर आता है दाखिल खारिज। तो खसरा, खतौनी, दाखिल खारिज ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में क्या प्रावधान थे। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप इसको नोट करें तो अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो खसरा, खतौनी और दाखिल खारिज। इसके बाद आपकी भूमि पैमाइश भी इसी से रिलेटेड होती है। ठीक है, भूमि पैमाइश कैसे की जाती है कि भूमि की पैमाइश का मतलब है कि किसी ज़मीन के टुकड़े की सीमाओं को मापना, उसका सटीक क्षेत्रफल निकालना और उसकी जानकारी को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना, ये भूमि पैमाइश कहलाती है। ठीक है, पैमाइश की प्रक्रिया क्या होती है, तो उत्तर प्रदेश में भूमि पैमाइश यूपी राजस्व संहिता किसके से 2006, तो ये याद रखना भूमि पैमाइश किसके तहत होती है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत। धारा कौन सी है, 24। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत भूमि पैमाइश की जाती है।
ठीक है। इसके कुछ चरण हैं, जैसे ऑनलाइन करना, शुल्क जमा करना, पैमाइश की तारीख तय करना, भूमि में पैमाइश करना, रिपोर्ट लगाना, फिर आखिरी जो होती है रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट एसडीएम को सौंपना। ये पूरा इसका प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे क्या याद करना है, आपको याद करना है कि जो भूमि पैमाइश होती है वो किस अधिनियम के तहत, तो यूपी राजस्व संहिता अधिनियम 2006 की धारा 24। इतना आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भूमि की जो पैमाइश होती है, ठीक है, उसकी जो प्रणालियाँ होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, वो मानक किस तरीके से काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि 3 इसके मानक हैं। जैसे पहला है कि बीघा या बिस्वा के रूप में, दूसरा है गज या एकड़ के रूप में, तीसरा है हेक्टेयर या मीटर के रूप में। अब देखते हैं बीघा और बिस्वा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सबसे ज़्यादा प्रचलन है। जो अपना इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर ये जो वाला क्षेत्र है, इसमें जब 20 बिस्वा हो जाता है तब हम लोग उसको एक शब्दों में कह देते हैं क्या, 1 बीघा हो गया है खेत। कितना, 1 बीघा हो गया। जो कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, इटावा इस साइड है तो शायद इसका मानक थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ठीक है, तो ये होता है गज, जिसका प्रयोग व्यापक रूप से होता है, और मीटर, हेक्टेयर से मीटर में, जो सरकारी और कानूनी दस्तावेज के लिए मानक होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपकी ज़मीन होगी, जब भी आप जाते हो नकल निकलवाने तहसील, तो ज़मीन आपकी बीघे में न लिख करके लिखी होती है 2540.08 हेक्टेयर, कुछ इस फॉर्म में लिखी होती है। तो जो हेक्टेयर का जो मानक होता है वो सरकारी दस्तावेज में दर्ज करने के लिए होता है। हम लोग ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसका यूज करते हैं, किसका, बीघे का। ठीक है, तो ये देखो इनसे क्वेश्चन आते हैं तो ये हमको देखने की ज़रूरत है। जैसे 1 इंच होता है कितना, 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट होता है 12 इंच। 1 गज होता है 3 फुट या 36 इंच। 1 लट्ठा कितना होता है, तो 99 इंच या 8.25 फुट। ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित है इस समय लट्ठा वाला खेल। ठीक है, 1 जरीब 66 फुट या 22 गज। इसे 100 कौड़ियाँ होती हैं। आपने देखा होगा जब भी लेखपाल कभी फीते से ज़मीन को नहीं मापता है, लेखपाल कभी मीटर से ज़मीन को नहीं नापता है, कभी वो रस्सी से ज़मीन को नहीं मापता है। एक जरीब होती है यानी चैन होती है, कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चैन इस तरीके से, तो वो इस साइड का एक कोना पकड़ाते हैं, दूसरे को इस साइड से। उस जो जरीब होती है उसमें टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी, 100 कड़ियाँ होती हैं। और उस 100 कड़ी की टोटल लंबाई होती है 22 गज। कितनी होती है, 22 गज। कितनी होती है, 22 गज। और 1 गज कितना होता है, तो 1 गज होता है 3 फुट का। कितना, 3 फुट का। अब समझो 22 गज है और टोटल उस कड़ी की लंबाई और 3 फुट का होता है, यानी कि 66 फुट जमीन वो एक बार में नाप देते हैं लेखपाल साहब। ठीक है, 66 फुट। तो कहने का मतलब है ये पैमाना आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जैसे कि 1 एयर क्या होता है, तो 100 वर्ग मीटर को 1 एयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेक्टेयर के बारे में। तो क्या होता है, तो 1 एयर या 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर को अगर एकड़ में तब्दील करते हैं तो 2.471 एकड़ होता है। इंपॉर्टेंट है एकड़ वाली पैमाइश याद रखना, 2.47 एकड़ होता है। 1 एकड़ कितना होता है, तो 4840 वर्ग गज होता है। कितना, 4840 वर्ग गज। और एकड़ अगर 8 कनाल के बराबर होता है, जो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में कनाल से भूमि मापी जाती है, कनाल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जैसे कि 100 एकड़ हो गया तो कितना हो गया, तो 800 कनाल भूमि हो गई पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, तो 1 एकड़ होता है वहाँ पे 8 कनाल के बराबर। और अपने यहाँ 1 एकड़ को क्या कहते हैं, तो 1 एकड़ को हम लोग कहते हैं 4840 वर्ग गज। और 1 हेक्टेयर को तो 2.47 एकड़ जब भूमि होगी तो 1 हेक्टेयर बनती है। 1 डेसिमल कितना होता है, तो 435.6 वर्ग फुट होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य माप इकाइयाँ देख लेते हैं जिनसे भूमि की पैमाइश करी जाती है, भूमि मापी जाती है। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश या राजस्थान, पंजाब, बिहार और बिहार में बीघा सबसे ज़्यादा। हमने बताया कि अपने यहाँ क्षेत्र में बीघा ज़्यादा प्रचलित होता है।
ठीक है। लेकिन इसका मान अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये भी हमने बताया कि जैसे आप इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप देखोगे तो 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा का। लेकिन आप कानपुर देहात और इस साइड अगर आप बढ़ जाओगे पुखराया साइड में और इटावा औरैया साइड में, तो 1 बीघा का यहाँ पैमाइश जो है वो दूसरी हो जाती है, बदल जाता है थोड़ा सा। वो शायद 19 बिस्वा का ले लेते हैं या 18 का ले लेते हैं, या कम ज़्यादा भी चलता है। ठीक है। अब देखो, एक 24 वर्ग गज होता है। एक कछवासी 20 होता है। एक बिस्वासी 20 कछवासी होता है। एक बिस्वा 20 बिस्वासी, उसी को एक बिस्वा 20 बिस्वासी। एक कच्चा बीघा 6.66 बिस्वा। एक पक्का बीघा 20 बिस्वा, या 3 कच्चा बीघा होता है। एक पक्का बीघा को ही 27,225 वर्ग फुट यानी 3,025 वर्ग गज के रूप में माना जाता है। तो 1 बीघा 20 बिस्वा, 1 बीघा वर्ग फुट में, 1 बीघा वर्ग मीटर में, 1 बीघा एकड़ में, 1 बीघा हेक्टेयर में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक गट्ठा और लट्ठा की माप जो होती है, 1 गट्ठा 2.75 गज होता है, 1 गट्ठा 8.25 गज होता है, 1 गट्ठा 99 इंच का होता है। तो ये भी आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। हमने ऊपर जरीब बताया था आपको, ठीक है। जरीब का मतलब चैन, चैन वही होती है जो इस तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं, इस तरीके से जुड़ी होती है। और लेखपाल इसी चैन को एक इस साइड पकड़ने के लिए होता है, एक दूसरी साइड पकड़ने के लिए होता है, इसी को बिछाता है और इसी से नापता है। और टोटल चैन की लंबाई होती है 66 फुट। 66 फुट कह दो या 22 गज कह दो, 22 गज। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है टोटल 100 कड़ियाँ ही होती हैं, ऊपर हमने आपको बताया। ठीक है। ये देखो, 1 जरीब बराबर 22 गज या 6 फुट। 10 जरीब बराबर 1 फलांग होता है। और 80 जरीब बराबर 1 मील दूरी तय हो जाती है, 1 मील। और 10 वर्ग जरीब बराबर 1 एकड़ की भूमि नाप दी जाती है। बात समझ में आई होगी। जरीब के प्रकार भी यहाँ पे दिए गए हैं कि शाहजहानी जरीब जो होता है वो 165 फीट का होता है। ये पक्का बीघा की गणना इसी से की जाती है। और गंटरी जरीब जो होता है ये 132 फीट का होता है। और मीटर जरीब होता है ये लगभग 20 मीटर का होता है, या लगभग हम लोग उसको 66 फीट के रूप में देख लेते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों, पूरा ये कंप्लीट जो हमने आपको पढ़ाया है, ये टॉपिक भूमि सुधार, बस इतना पढ़ लीजिएगा। हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि जो ये 5 नंबर का ग्रामीण परिवेश है, समझो बात हमारी, 5 नंबर का ग्रामीण परिवेश है और इसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। बच्चे सारा दिन स्क्रॉल करते हैं ग्रामीण परिवेश की वीडियो। तो आप समझो हम 6 या 7 वीडियो में पूरा ग्रामीण परिवेश को निपटा देंगे। आपको इसमें जो पढ़ने की ज़रूरत है वो है योजनाएं। आप देखना पूरी इसकी, एक बार योजनाएं से क्वेश्चन आता है। पिछली बार स्वामित्व योजना डायरेक्ट पूछ ली गई थी, ठीक है। इसी तरीके से 3 योजनाएं पूछी गई थी। तो योजनाएं प्लस भूमि सुधार जो हमने बताया वो, प्लस इसके जो 1 बीघा 1 बिस्वा 1 गज ये जो मानक है पैमाइश, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये बस इनसे क्वेश्चन आप फंसा लोगे। आप क्या करना, पीवाईक्यू इसकी जरूर हल करना। पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा कि ट्रेंड क्वेश्चनों का क्या रहा है, ठीक है। तो पीवाईक्यू भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। चलिए, ये अन्य हमारे बैचेस हैं जो इस टाइम पे रन हैं। जैसे ARO का नया बैच इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा होमगार्ड का तो क्रैश कोर्स था जो कंप्लीट हो गया लगभग, अब पेपर आ गया है इसका। यूपी कांस्टेबल का भी फुल लेंथ बैच चल रहा है। SSC GD का, UPSI का क्लोज हो गया एग्जाम के बाद, ठीक है। तो ये भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये पूरा कंप्लीट कर दिया है हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, केंद्र व राज्य की ग्राम विकास योजनाएं होंगी, ठीक है। केंद्र राज्य की ग्राम विकास योजनाएं होंगी, तो ये वाला भी हम लोग देखेंगे। हमने ये ग्रामीण सामाजिक विकास को स्किप कर दिया और शोध वाला, क्योंकि इन टॉपिक में कुछ भी नहीं है और आप पढ़ के अपना दिमाग डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। हालांकि हमने नोट्स में इनको डाल दिया है। हम आपको कह रहे हैं कि इसमें योजनाएं और सबसे ज़्यादा भूमि सुधार, इस पर आप थोड़ा सा फोकस बना कर रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर है। 5 नंबर के चक्कर में आप पूरे 75 नंबर को डिस्टर्ब ना करें। हमारा सीधा कहने का तात्पर्य ये है। हमने पूरा नोट्स कंप्लीट करके इसको लिख करके डाल दिया है, तो आप जा करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।